यस, नाउ वी आर लाइव। सो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हम लोग हमारे मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर रहे हैं ना। हाँ जी सर। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 12 में हम जो हमारा मॉड्यूल है वो मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 1? ब्राइटनेस का प्रॉब्लम आ रहा होगा। आई थिंक अब जो है थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है सर। पहला क्वेश्चन दे रखा है अपने को। क्या दे रखा है पहला क्वेश्चन? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज की डोमेस्टिक कंपनी। तो डोमेस्टिक कंपनी जो है वो एक एबीसी लिमिटेड है। तो एक एबीसी लिमिटेड है। अब चूंकि एबीसी लिमिटेड क्या करती है, फर्निश करती है द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ असेसमेंट 2022 और 23। तो अभी तो वैसे असेसमेंट ईयर 23-24 चलेगा, लेकिन बुक्स के लिए तो अपने को यही करना पड़ेगा। एंड 6 योर ओपिनियन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 115 JB। तो ये बोलता है कि एक कंपनी है, आपको 115 JB के अकॉर्डिंग आपको अपनी ओपिनियन देनी है। और मैं आपको बता दूँ 115 JB जो है वो आपका मेट का प्रोविज़न बताता है। ठीक है, ठीक है सर। यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल। चलो कैलकुलेट करते हैं। स्टेटमेंट सॉरी स्टेटमेंट नहीं लिखते अपन, लिखते कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल। अंडर सेक्शन 115 JB। ठीक है, तो यहाँ पर आता है सर प्रॉफिट एज पर कंपनी एक्ट 2013 जो इन्होंने दे रखा है 215 लाख। फिर बात करते हैं जो इन्होंने क्रेडिट कर रखा है। देखो, डिविडेंड इनकम फ्रॉम इंडियन कंपनी और एक्सेस रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ लैंड हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। तो डिविडेंड इनकम अगर किसी इंडियन कंपनी से रिसीव होती है तो दो तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। अगर मैं पीजीपीपी की बात करूँ तो पीजीपीपी कहता है इट इज़ ए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, है ना। लेकिन चूंकि हम मेट के बारे में बात करते हैं, मेट बहुत ही स्पेसिफिक है। वो कहता है जो लिस्ट हमने लिखी हुई है ना उसी को एक्सक्लूड करना। डिविडेंड इनकम वहाँ पर एक्सक्लूड नहीं है, डिविडेंड पेड जो आप किए हैं ना वो एक्सक्लूड होता है। ठीक है सर। दूसरा, जब हम एक्सेस रियलाइजेशन ऑफ सेल ऑफ लैंड हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट लिखते हैं ना, तो जब हम एक्सेस रियलाइजेशन ऑन सेल ऑफ लैंड हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये एक चीज़ और बढ़िया हो जाती है सर। एक और बढ़िया चीज़ यहाँ ऐसा होता है कि जब भी हम एक्सेस रियलाइजेशन की बात करते हैं तो पीजीपीपी कहता है कि इफ़ यू हेल्ड एज ए कैपिटल असेट्स इफ़ यू सॉरी if you held as a capital assets and the particular case we will compute the capital gain, but I am telling to you that is a met provision, that is a inclusive list। जो लिखा है वही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं होगी। थर्ड, डेप्रिसिएशन ऑन स्टेट लाइन बेसिस। SLM मेथड से डेप्रिसिएशन दे रखा है, तो हमें भी पता है कि डेप्रिसिएशन हमें जो होता है वो क्या करना होता है, एडबैक करना होता है, क्योंकि वी एक्सक्लूड द रिवैल्यूएशन। तो हम देखेंगे कि जो डेप्रिसिएशन है वो रिवैल्यूएशन के बाद हो, तो पहले जो हम लेस कर चुके उस डेप्रिसिएशन को हम ऐड कर देते हैं। तो डेप्रिसिएशन भले ही हम लोग कितना लिखेंगे, 150 लाख रुपये जो यहाँ लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर 150 लाख जो है वो ऐड कर रही हूँ। नाउ द नेक्स्ट वन इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड मेंशन अबाउ एज कंप्यूट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दे रखा है, कुछ नहीं करना है। लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड एज पर इनकम टैक्स। इनमें लॉस दे रखा है हमको। यू विल हैव टू डील विथ दिस इशू अज्यूमिंग दैट ABC लिमिटेड इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विथ द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इग्नोर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 115
BAA के प्रोविजंस को इग्नोर करने हैं। अब आप हमें यहाँ पर बता दीजिए कि यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल। तो मेरी बात सुनो, अब यहाँ पर तो इन्होंने कुछ बोल नहीं रखा, सीक योर ओपिनियन, एप्लीकेशन ऑफ 115 JBP लगाने का है, डेप्रिसिएशन उन्होंने दे रखा है, प्रोविज़न फॉर लॉस ऑफ सब्सिडरीज उन्होंने दे रखा है ना यहाँ। एक काम करो, लॉस इन्होंने लेस किया होगा, अपन ऐड करेंगे क्योंकि अलाउड होता नहीं है। तो जो प्रोविज़न फॉर लॉस ऑफ सब्सिडरी है तो कितना आ रहा है सर, 60 लेख आ रहा है। अब एक छोटी सी चीज़ आपको अभी भी समझनी पड़ेगी, दैट इज़ कि नाउ क्या किया जाए नाउ। अब एक बात समझते, डेप्रिसिएशन को क्या किया जाए। डेप्रिसिएशन हम एक काम करते, यही हम माइनस कर सकते हैं क्या, मेट के प्रोविजंस लगाने जाए तो कितना आंसर आता है। अगर मैं यही डेप्रिसिएशन लगा दूँ तो ये बोलेगा 215 प्लस 60 275 आएगा क्या। ये तो इन्होंने बिजनेस इनकम से निकाली है, इन्होंने मेट कहाँ लगाया, तो बोले 275 नहीं 200। हाँ जी, लॉसेस में भी तो जो लॉसेस कम है वो माइनस करने पड़ेंगे। 50 माइनस कर दूँ, आ रहा है ठीक सर। नेट के अकॉर्डिंग अब देखो डेप्रिसिएशन वो का वही लेस कर दो यार, कोई मतलब नहीं निकलेगा क्योंकि और रिवैल्यूएशन का डेप्रिसिएशन ये इन्होंने कुछ दे नहीं रखा है, जो है वही लेस कर दो। तो 150 से तो ये निकल गया और लेस कर दो तुम। देखो जो लॉसेस है ना, उस लॉसेस में से भी जो कम होगा वो, क्योंकि IBC में तो गया नहीं है, तो उसमें भी बिजनेस लॉसेस 50 से और अनऑब्जर्व 60 है, तो 50 लेंगे। तो लॉसेस में भी बिजनेस के लॉसेस कितने हैं, 50 लाख। तो अभी तुम्हें आई थिंक समझ में आ गया, 225 लाख आएगा। ये तो तुम्हारा हुआ मेट के अकॉर्डिंग। अब अगर मैं तुमसे कहूँ नॉर्मल प्रोविज़न, तो तुम नॉर्मल प्रोविज़न से क्या समझते हो, सुनना मैं तुम्हें बताती हूँ नॉर्मल प्रोविज़न कैसे लगाते हैं। ये बोलेगा कि भाई सबसे पहले प्रॉफिट एज पर कंपनी एक्ट लो, लिया आपने 2013, कितना आ रहा था 215 लाख। फिर क्या लोगे, फिर इधर क्वेश्चन में देख रही हूँ मैं, लाइन से ही चलते, एक काम करते, जो डिविडेंड इनकम है क्योंकि वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की बनेगी, तो डिविडेंड इनकम ऐड होगी, लेस कर देते हैं, लेस डिविडेंड इनकम। कितनी है डिविडेंड इनकम, 20 लाख। फिर हम लेस क्या करेंगे, जो एक्सेस रियलाइजेशन ऑफ सेल ऑफ लैंड हुआ, क्योंकि ये तो कैपिटल गेन है, चलो ऊपर चलो दूध रोटी चलो। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, एक्सेस रियलाइजेशन ऑफ सेल ऑफ लैंड कितना आता है 30 लाख। ठीक है, इसके बाद सुनो तुम, ये डेप्रिसिएशन जो तुम लेस कर चुके वो ऐड कर दो। और यहाँ पर मेरी बात सुनो, इन्होंने बोला डेप्रिसिएशन एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छा यार कुछ हुआ क्या इधर गड़बड़, पर यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मेथड का डेप्रिसिएशन दे रखा है, डेप्रिसिएशन ऑन SLM। तो SLM से डेप्रिसिएशन को ऐड कर दो, 100 लाख। 100 लाख है क्या, डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड बेसिस 100 लाख। प्लीज़ यहाँ करेक्शन करो क्योंकि मैंने थोड़ा सा गलत पढ़ा। यहाँ पर दे रखा है SLM मेथड भी और यहाँ पर दे रखा है इनकम टैक्स पर्पस भी। तो इनकम टैक्स पर्पस से 150 दे रखा और बाकी यहाँ पर आपको 100 दे रखा। अब मेरी बात सुनो,
यहाँ पर जो है ना, एक काम कर लो प्लीज़, यहाँ से 150 जो है रिमूव कर दो, क्योंकि यहाँ पर 100 ही लेस होगा एसएलएम वाला। अब रीवैल्यूएशन का कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं, रीवैल्यूएशन का कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं, तो सिंपल सा फंडा है सर, अगर कोई एडजस्टमेंट है नहीं तो यहाँ पर भी हम लोग यही ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ से इनकम टैक्स से कोई वास्ता ही नहीं है। अब यहाँ पर तो रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पर जो लेस करेंगे ना डेप्रिसिएशन ऑन इनकम टैक्स अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स, इनकम टैक्स पे आपको जो मिलेगा वो कितना होगा, 150 लाख होगा। आई थिंक अब क्लियर है। उसके बाद मैं और देख लेती हूँ कुछ रहा तो नहीं। डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न फॉर लॉस ऑफ सब्सिडरी कंपनी, तो देखो प्रोविज़न फॉर लॉस ऑफ सब्सिडरी कंपनी वैसे तो आईसीडीएस के अकॉर्डिंग है, तो प्रोविजंस अलाउड नहीं होता। आईसीडीएस में भी सर्टेनिटी देखी जाती है और पीजीबीपी तो बिल्कुल ही डिसअलाउ कर देता है। तो लेस कर चुके, ऐड कर दो प्रोविज़न फॉर लॉस ऑफ सब्सिडरी, फिर डेप्रिसिएशन बता दिया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड बता दिया, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो मैंने आपको कितना बताया था, 40 लाख है ना। एक काम करो ना भाई, इनकम में तुमने ऐड कर दिया, लेस करो। अब चूंकि ये जो लॉसेस है ना, ये लॉसेस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, तो बिजनेस के लॉसेस, अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन दोनों ही अलाउड हो जाते हैं एज ए इनकम में। देखो कितनी इनकम आती है, कैलकुलेट करती हूँ। 215 डिविडेंड इनकम -20 -30 प्लस 100 -150 प्लस 60 -40, 135 आता है क्या। और उसमें से ये दोनों को लेस करोगे ना, 50 और लेस 60, तो फिर तुम्हारा 25 ही आएगा। देखो कितना आया था तुम्हारा, प्लस 16 प्लस 50, 1 जो भी आ रहा है यार, 16 नहीं, कुछ गड़बड़ किया है क्या, क्या गड़बड़ किया है देख लेते हैं। ये बोलता है जो प्रॉफिट है, ये बोलता है जो प्रॉफिट है वो तो एकदम सही लिया, फिर तुमने जो डेप्रिसिएशन लिया वो भी एकदम सही लिया, प्रोविज़न को ऐड किया वो भी एकदम सही किया, डिविडेंड जो तुमने लेस किया करेक्ट है, ये भी लेस किया करेक्ट है, और 150 भी लेस किया दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। एंड देन तुमने प्रोविज़न फॉर लॉस ऑफ सब्सिडरी जो है उसको क्या किया ये तो मैंने बता दिया, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को तुमने $40 का कोई एडजस्टमेंट क्यों नहीं किया इन्होंने, क्या था वो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड मेंशन अबाउट एज कंप्यूट अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये ऊपर आता है कि एक्सेस रियलाइजेशन ऑफ सेल ऑफ लैंड हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड मेंशन अबाउट एज अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। हाँ जी सर, ये आपको 125 ही आ रहा है ना, मेरे को भी 125 ही आ रहा था। 215 -20 -30 -100 -150 अरे यार क्या माइनस कर रही हूँ, 215 -20 -30 प्लस 100
माइनस 150 प्लस 60 माइनस 40, 125 नहीं आ रहा, 135 आ रहा है। नेट प्रॉफिट दे रखा, उन्होंने इसको क्यों नहीं रख रखा है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ, अच्छा मेरी बात समझते, काम कर, ये चीज़ें तो इंक्लूड, ये अलग ही लिखा हुआ है, ये इसमें इंक्लूड नहीं, इनका ऐसा मानना है। अपन भी इसको कुछ नहीं करेंगे ना, तो प्लस 40 को कर दो, क्योंकि माइनस कर दिए। 175 तुम्हारे पास भी आ गया है ना, ये 175 आ गया। अब इस 175 में तुम जो है वो क्या करोगे, सबसे पहले लेस करोगे बिजनेस लॉसेस, तो ये बोलता है सर 50 रुपये बिजनेस लॉसेस, और ये जो है वो कितना आता है 125, ठीक है। अब उसमें भी क्या होता है, जब भी मैं आपको कैपिटल गेन बताऊंगी ना, कैपिटल गेन में आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिखोगे जो आपको आएगा 40 लाख का, और फिर आप अदर सोर्सेज की इनकम लिखोगे जो आपको आएगा 20 का, और फिर आप क्या करोगे, जो अनअब्सॉर्ब्ड है ना, वो आप करोगे माइनस 60 रुपये। अब आप देख लेना, ऐसे भी आपको 125 ही आने वाला है, ये आपका इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आया। वो भी 1961 के अकॉर्डिंग, पक्की बात है। अब सुनो, दोनों निकाल के बता दिए मैंने तुमको। बुक प्रॉफिट क्योंकि ज़्यादा आ रहा है ना, तो हम तो उसके अकॉर्डिंग ही लेंगे, हम तो उसके अकॉर्डिंग ही लेने, क्योंकि बुक प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। अब एक और चीज़ आप बताना मुझे, आप टैक्स निकालेंगे तो आपको अपनी बुक प्रॉफिट के अकॉर्डिंग इनकम लेनी पड़ेगी, तो बुक प्रॉफिट आपका आ रहा है 225। सुनो, चूँकि आपका बुक प्रॉफिट आ रहा है 225 लाख, दैट इज़ योर इनकम, इस इनकम पर तुम्हें लगाना पड़ेगा टैक्स। टैक्स तुम कितना लगाओगे, @15% ऑफ बुक प्रॉफिट, तो ऑफ 2 to 5 लाख। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर हो जाती है तो आपको सरचार्ज लगता है कितना, 7%, और फिर उन सब पर लगेगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो देखो सर, आपकी इनकम है 2 करोड़ 25 लाख, 225 इंटू 15% करो, कितना आता है भाई 33.75, इस पर इंटू 7% करो, कितना आता है 2.36525, इसको हम प्लस करो, कितना आता है 361125, प्लस करो 4%, कितना आता है सर 37.557, पक्की बात है 1.4445, डन, दैट इज़ ऑल ओके। ये तुम्हारा होगा क्वेश्चन। अब मेरी बात सुनो, वैसे तो वहाँ पर तुम्हारा टैक्स पेबल कम ही आएगा क्योंकि इनकम कम है, तो अपने को तो ये पूछा है कि भाई हमें कौन से दोनों से निकाल के दिखाओ, तो दोनों से निकाल के दिखा दो, क्योंकि वहाँ पर भी शायद 125 लाख हो रही है ना, यहाँ पर इनकम कितनी हो रही है 125 लाख हो रही है, तो 125 लाख का मतलब क्या होता है 1 करोड़ 25 लाख, 1 करोड़ 25 लाख 125 पर तो तुम दोगे 25% का टैक्स। अब देखो 25 या 30 से ये पता लगेगा कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई है, मैन्युफैक्चरिंग में है या नहीं है। तो ये बोलता है कि भाई हम लोग जो है ना एक डोमेस्टिक कंपनी है, तो एक डोमेस्टिक कंपनी जो है उसके लिए इन्होंने बोला है कि यार कंपनी का जो टर्नओवर है ना, कहाँ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हम ये अज्यूम करते हैं कि कंपनी का टर्नओवर 400 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो फिर 25%, अब देखो इसका 25% कितना होता है 31.25। फिर अगर मैं बात करूँ एड सरचार्ज के बारे में, सरचार्ज बोलता है सर 7%,
कितना होता है 2.1875। फिर अगर मैं बोलूँ ऐड करो हेल्थ एंड एजुकेशन से, ध्यान रखना हेल्थ एंड एजुकेशन से इसमें गलती मत करना, ये इस टोटल पर लगता है। तो कितना लगेगा 1.3375 लगा दो, कितना आता है 34.775 लाख। नाउ द नेक्स्ट वन, ये तो हमने मेट का एक प्रोविज़न किया। इसमें एक प्रोविज़न याद रखना कि भाई प्रोविज़न जो होते हैं, जो प्रोविज़न फॉर लॉस ऑफ सब्सिडरी कंपनी होते हैं ना, वो दोनों में ही अलाउड नहीं है, ठीक है। तो मेट में भी अलाउड नहीं है और नॉर्मल में भी अलाउड नहीं है, ये चीज़ पता है ना। तो बस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि भाई, क्योंकि देखो ऐसे बोलते हैं ना, वैसे तो पीजीवीपी जो है वो कभी भी आपको अलाउ ही नहीं करता कि आप कोई प्रोविज़न बनाओ, है ना। प्रोविज़न के लिए ये अलाउ ही नहीं करता। फिर हमारा आईसीडीएस आता है, वो प्यार से बोलता है कि जहाँ पर हमें रीजनेबल सर्टेनिटी दिखती है ना, वहाँ पर हम प्रोविज़न बना सकते हैं, ठीक है। और जब मेट आता है तो उसमें तो उसकी इंक्लूसिव जो लिस्ट है ना, उस लिस्ट में ही उन्होंने लिख दिया, ठीक है। नाउ तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बहुत इजी है, कुछ नहीं है ये तो। क्वेश्चन नंबर 3 पर आओ, 3 करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3, मैं अज्यूम करती हूँ कि बुक आपके पास है ना, तो आपको मेरे नोट्स ही दिखने चाहिए, बुक नहीं दिखेगा तो चलेगा। तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 पर आ जाते हैं। 3 जो है वो क्या कहता है, आई थिंक वॉइस इज क्लियर। ये कहता है सोना लिमिटेड अ रेजिडेंट कंपनी अर्न अ प्रॉफिट 15 लाख आफ्टर डेप्रिसिएशन ऑफ फॉलोइंग आइटम्स, आफ्टर डेबिटिंग और क्रेडिटिंग द फॉलोइंग आइटम्स इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट 31/3/2022। तो ये कहता है कि एक कंपनी का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट एज पर कंपनी एक्ट कितना है सर, ये है 15 लाख रुपए का, ठीक है। अब सुनो सर, कुछ चीज़ें जो ऐड करनी है, मैं सबसे पहले काम करवाती हूँ। आपको क्या पूछा इन्होंने वो देख लेते हैं लास्ट में। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स से बताना है 115 JB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर असेसमेंट 2020-20, अज्यूमिंग द सोना लिमिटेड नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इग्नोर। तो बोलता है आप मिनिमम खाली सीधा मेट ही लगा दो, तो मैंने बोला ठीक है भाई। तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम and tax liability as per section 115 JB, ठीक है सर। अब मेरी बात सुनो, प्रॉफिट एज पर कंपनी एक्ट जो होता है वो कितना होता है 15 लाख। अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि कुछ चीज़ें एड और लेस हो। सबसे पहले हम बात करते प्रोविज़न फॉर लॉस ऑफ सब्सिडी दे रखा है, मैं बोलूँ ऐड करेंगे, क्योंकि प्रोविजंस अलाउड नहीं होते जब तक कि उसकी रीजनेबल सर्टेनिटी ना हो। प्रोविज़न फॉर द लॉस ऑफ सब्सिडरी, जो आता है 70,000। फिर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट जो होता है, मतलब ऐसा कह सकते हैं प्रोविज़न फॉर बैड डेट। तो मेट तो अलाउ करता नहीं है, तो प्रोविज़न, क्योंकि असेट्स का डिमिनिशिंग होना अलाउ नहीं करता है, तो प्रोविज़न फॉर मैं नीचे लो बात चली तो नल बंद करवा पड़ेगी, नल वाले जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, तो ये सब बैड डेट है। और आपको पता है बैड डेट तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, हमें इससे मतलब नहीं, क्योंकि बैड डेट हमने उसमें तो एटलीस्ट नहीं ही पढ़ा है, तो जहाँ नहीं पढ़ा है वहाँ तो कैसे बताएंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स। तो मैंने यहाँ पर आपको ऐड करवाया है ना कि जितने भी प्रोविज़न ऑफ इनकम टैक्स हो या इनकम टैक्स पेड हो, वो सब कुछ जो होते हैं वो ऐड होते हैं। तुमने जो 1,05,000 रुपये का प्रोविज़न बना रखा उसको भी ऐड मारो,
फिर आता है प्रोविज़न जो ग्रेचुटी का है वो एक्चुअल बेसिस पर, मैं बता दूँ ये अलाउड है, लेकिन ये ICDS अलाउ करता है, ठीक है। नहीं, ICDS कहाँ आ गया यहाँ पर, आई एम सॉरी, PGBP में आता है वो। तो मेट के अकॉर्डिंग ये कहता है कि अगर एक्चुअल वैल्यूएशन से कुछ प्रोविजंस बने हो, वैसे तो मैंने आपको बोला था कि प्रोविजंस जो होते हैं जो अनसर्टेन होते हैं और जो कंटिंजेंट होते हैं वो अलाउड नहीं होते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि जो एक्चुअल वैल्यूएशन होता है ना वो सर्टेन होता है, वो अनसर्टेन नहीं होता है, दैट इज़ अलाउड। अब मेरी बात सुनना, डेप्रिसिएशन एक बार के लिए तो ऐड कर दो, डेप्रिसिएशन एक बार के लिए तो ऐड कर दो। फिर तुम्हारा जो इंटरेस्ट ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ये चलेगा, पेनल्टी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कुछ इनकम दे रखी है जो ऑलरेडी एड है, अब अपने को लेस करना है नहीं करना है ये देखना है। प्रॉफिट फ्रॉम यूनिट एस्टेब्लिश इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। मेरी बात सुनना, आपने हमेशा देखा होगा कि अगर कोई इनकम सेक्शन 10, सेक्शन 11 और सेक्शन 12 में आती है तो हम उसको क्या करते हैं, यहाँ पर नहीं लिखते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर उसे मेंशन नहीं करते हैं क्योंकि वो सेक्शन 10, 11 और 12 में आती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो आपका SEZ का इनकम होता है ना, SEZ जो 10AA में आता है, तो कंफ्यूज मत होना, 10AA यहाँ नहीं आता, 10 1 2 3 4 आता है, 10 ABCD वाली सीरीज़ नहीं आती है। तो ये SEZ की जो इनकम होती है ना वो तो अलाउड हो जाएगी अगर आपने कोई SEZ में बिजनेस किया है। तो प्रॉफिट फॉर यूनिट जो आपने कहा लगाया, एस्टेब्लिश किया इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, दैट इज़ अलाउड। अब जब शेयर इन इनकम ऑफ AOP BOI करते हैं, तो क्योंकि AOP का जो सेक्शन है आपको याद होगा थोड़ा बहुत, कौन सा सेक्शन है AOP का, आई थिंक AOP का सेक्शन है सेक्शन 86 करके है ना, AOP का तो वहाँ पे लिखा हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, जो भी शेयर इन इनकम ऑफ एन AOP है उसको अपन लेस करेंगे 1 लाख। फिर इनकम फ्रॉम यूनिट ऑफ UTI, तो ध्यान रखना हम लेस करेंगे अगर हमें UTI से कोई इनकम आई है तो। क्योंकि UTI की इनकम पर जो है ना वो अलग ही टैक्स लगता है। क्या रेट है, आई थिंक मेरे को याद नहीं आ रही, बट हाँ रेट आपको मिल जाएगी, वो कैपिटल गेन के चैप्टर में शायद। तो ये भी लेस हुआ जो आपने इनकम बता रखी थी। और एक आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो सेल ऑफ बिल्डिंग चलेगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इन्होंने कुछ हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। डेप्रिसिएशन इन्होंने दे रखा है, डेप्रिसिएशन इंक्लूड्स 150 ऑन अकाउंट्स रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स असेट्स। तो ये बोलते हैं कि सर डेप्रिसिएशन कितना है, वैसे तुम 3,60,000 है, उसमें से जो 1.5 लाख है ना वो तुम्हें पता चल रहा है क्या है। मैंने बोला क्या है, बोले ये रिवैल्यूएशन के हैं। तो 36 में से 15 निकालो, कितने बचते हैं, 36 में से 5 गए तो 31, 31 में से 10 गए तो 21, तो 2,10,000 तुम्हें जो है वो अलाउड हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ो, देखो इनकम टैक्स रूल के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन मेट में कभी नहीं चाहिए होता है। ब्रॉड फॉरवर्ड जो लॉसेस है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स 10 कहती है, उसमें से ये बोलता है विच इंक्लूड्स अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन। तो मैं बोलूँ 4 लाख ये और 6 लाख वो, ठीक है। 4 और 6 विच एवर इज लोअर क्या होगा 4, तो लेस कर दूंगे लॉसेस को, 4 लाख ही अलाउड है। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं आपको बात करूँ द AOP ऑफ विच द कंपनी इज अ मेंबर हैज़ पेड टैक्स एट मिनिमम मार्जिनल रेट। तो ये बोलता है कि जो AOP है आपका, द AOP ऑफ विच कंपनी इज अ मेंबर हैज़ पेड टैक्स एट मिनिमम मार्जिनल रेट, मीन्स AOP के बारे में बोल रखा है कि वो MMR से टैक्स पे करती है, ठीक है। तो अगर MMR से टैक्स पे करती है तो उसका शेयर इंक्लूड नहीं किया। और प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स इंक्लूड 45,000 ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन इनकम टैक्स। ये बोलता है प्रोविज़न जो हमने इनकम टैक्स का बनाया ना इंक्लूड करता है 45,000 ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन इनकम टैक्स। तो क्या किया जाए बोलो सर, चूँकि आपने प्रोविज़न को पूरा ऐड करना है तो आपने प्रोविज़न कितने का ऐड किया होगा, 70 का। प्रोविज़न ऑफ डाउटफुल डेट नहीं, प्रोविज़न ऑफ इनकम टैक्स पे ऐड कितने का था, 1,05,000।
इस 1,05,000 में इंटरेस्ट पेबल ऑन इनकम टैक्स है। तो इंटरेस्ट पेबल ऑन इनकम टैक्स जो होता है जनरली मेट में अलाउड होता है। दिस इज अ कंफ्यूजिंग पॉइंट जो आपको गलत करवा सकता है एग्जाम में, ये वाला पॉइंट। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स इंक्लूड 45,000। तो अगर आप 45,000 माइनस करेंगे तो 5 गए, फिर 40 गए, तो शायद कितने बचते, 60 ऐसा कुछ बचेगा क्या। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो इंटरेस्ट पेबल ऑन इनकम टैक्स होता है वो इसी का पार्ट बनता है। जैसे हम पीजीपीपी में भी अलाउड नहीं करते। पीजीपीपी में भी हमने बोला कि हमने लोन लिया इनकम टैक्स को पे करने के लिए, और उसका इंटरेस्ट बना आपका 60,000 70,000 जो भी बना, तो हम क्या बोलते हैं कि भाई ये कोई डिडक्शन मिलने वाला नहीं है तुमको, है ना। तो बस यहाँ पर भी वैसा ही है, कोई लेस नहीं करेंगे अपन लोग। तो कंफ्यूजन करने के लिए दे रखा है इन्होंने, अब कुछ देंगे नहीं तो फिर अपना क्वेश्चन राइट हो जाएगा ना, इसलिए इन्होंने डाल दिया। 70,000, 75,000, 70, 75, 1,05,000, डेप्रिसिएशन 3,60,000, लेस 1,00,000, लेस 75,000, लेस 2,10,000, लेस 4,00,000। कितना आता है तुम्हारा प्रॉफिट? आना चाहिए वैसे तो 13,70,25, 13,25। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, चेक कर लेते हैं। 15,00,000 अपने भी लिखा, 70 अपन ने भी लिखा, 75 अपन ने भी लिखा, 1,05 अपन ने भी लिखा, और 3,60 अपन ने भी लिखा, 1,00,000 फिर से लिखा। इनकम फ्रॉम यूनिट ऑफ यूटीआई इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर, थस द same would not be reduced while computing book profit even though it credit in the statement of P&L account। एक चीज़ इन्होंने 75,000 को माइनस नहीं किया है, ठीक है। तो 75,000 को माइनस नहीं किया ना, इसकी वजह से इनका 14,00,000 आया। अब क्यों नहीं किया, देखो इनका क्या कहना है मैं आपको बताती हूँ। ये बोलते हैं कि इनकम फ्रॉम यूनिट ऑफ यूटीआई, इनकम फ्रॉम यूनिट इन यूटीआई। तो यूनिट ट्रस्ट यूटीआई से, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से आपको जो इनकम आती है, यूटीआई से जो आपको इनकम आती है, बोलता है इनकम फ्रॉम यूनिट ऑफ यूटीआई। अगर आपने यूटीआई की कोई यूनिट्स में पैसा इन्वेस्ट किया है तो यहाँ पर टैक्सेबल जो होता है ना, वो होता है, टैक्सेबल होता है यूनिट होल्डर के हैंड्स में, ठीक है, यूनिट होल्डर के हैंड्स में। तो याद रखना सर, जो यूटीआई की यूनिट्स होती है वो टैक्सेबल होती है यूनिट होल्डर्स के हाथ में। द सेम वुड नॉट बी रिड्यूस वाइल कंप्यूटिंग बुक प्रॉफिट इवन इट इज़ क्रेडिट टू P&L अकाउंट। तो ये बोलता है कि भाई साहब ये यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होती है, यूटीआई की जो यूनिट्स होती है वो टैक्सेबल होती है यूनिट होल्डर्स के हाथ में, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर यूनिट होल्डर हम ही होंगे तो हमारे पास में टैक्सेबल होगी, तो ये बोलता है कि हम इसे रिड्यूस नहीं करेंगे। इसलिए प्लीज़ आप यूटीआई वाले पॉइंट को भी अच्छे से याद रखना कि यूटीआई जो होता है, और एक और याद रखना एसईजेड जो होता है, इन दोनों की जो इनकम होती है वो अलाउड होती है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ इनकम अलाउड है ना, तो खर्चा भी अलाउड है, ये भी मत भूलना। अगर इनकम अलाउड है तो खर्चा भी अलाउड है, मत भूलना। जो जहाँ मैं अटकी हूँ ना, मैंने वो दोनों पॉइंट यहाँ लिख दिए। पहला पॉइंट जहाँ मेरे को प्रोविज़न फॉर लॉस ऑफ सब्सिडी में दिक्कत आया था, फिर एक मेरे को दिक्कत आया था ये यूटीआई और एसईजेड वाले पॉइंट में, दोनों ही पॉइंट लिख दिए। और एक और पॉइंट मैं आपको लिखवाती हूँ कि जब आपको इनकम टैक्स का, देखो इनकम टैक्स आपको एड बैक करना होता है तो इंटरेस्ट भी जो होता है ना वो भी एड बैक होगा, ये भी आप गलती मत करना। नाउ द क्वेश्चन अब आता है कि सर आपके पास आ चुका है ये 14,00,000, तो अब आपका 15% लगा दो, आपको 2,10,000 आ जाएगा, 4% और ऐड कर दो, 8,400 आ जाएगा, फिर आता है 2,18,400। ये हुआ तुम्हारा क्वेश्चन। अब सुनो, इसके बाद मैं तुम्हें ले जाती हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बता दिया ना यार,
नाउ द टाइम टू क्वेश्चन नंबर 4। आपको पता है बायबैक भूल गए, हम तो भूल गए बायबैक वाले प्रोविजंस। देखो भूल जाते, प्रोविजंस इतने हैं ना कि क्या बोले। सो आई फाउंडेड द वन पेज दैट इज आई मेंशन द शॉर्ट ट्रिक्स और उसमें मैंने बायबैक का भी लिखा हुआ है, तो मैं आपको यहीं से रिवाइज करवाती हूँ बायबैक। ठीक है, आर यू गाइज रेडी? सो जब भी हम बात करते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स के बारे में, अगर हम बायबैक ऑफ शेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं और वो कंपनी डोमेस्टिक कंपनी नहीं है, मैंने क्या बोला, नॉट, ऐसे केस में क्या होता है, जो कंपनी है वो कंपनी को कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है, इसलिए कंपनी को तो टैक्स पे नहीं करना। लेकिन यहाँ पर जो शेयर होल्डर होगा ना, वो शेयर होल्डर के हाथ में कैपिटल गेन लगेगा, कैपिटल गेन लगेगा। ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि वो डोमेस्टिक कंपनी है तो यहाँ पर कंपनी ही टैक्स पे कर देगी, वो भी 23.9296%। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, 232 और 96। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर वो शेयर होल्डर्स के बारे में बात करें तो उनके हाथ में एग्जिम्ट हो जाता है। अगर आपने विद इन 15 डेज में बायबैक के 15 दिनों में अगर आपने टैक्स का पेमेंट नहीं किया तो आपको 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, और ये भी बात आपको समझ में आती है। नाउ द टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चन आंसर। ये तो कुछ ऐसा था कि मैंने आपको बता दिया कि भाई साहब जो डोमेस्टिक कंपनी होती है वो 23.296% से टैक्स पे करती है। अब इसकी कैलकुलेशन आई थिंक ऐसी है, 20 + 12% + 4%। हाँ जी सर, 20% प्लस उसके ऊपर 12% प्लस उसके ऊपर 4% करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 20 + 12% प्लस 4%। देखो ऐसा वैसे हो क्यों रहा है मैं बताऊँ, क्योंकि ये जो है वो 20% लगाकर कैपिटल गेन जैसा कुछ लगा है, और फिर सरचार्ज इन्होंने अलग से ऐड किया है और 4%। और ये रेट जो ऐसा नहीं है कि सरचार्ज होगा तभी, वो ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा यही रेट लगनी है। अब सुनो, एक क्वेश्चन आता है इलस्ट्रेशन नंबर जो 4 मैं आपको बता रही थी, अब वो देख लो, आपको और समझ में आ जाएगा। XYZ लिमिटेड एक डोमेस्टिक कंपनी है जो परचेज करता है ऑन लिस्टेड शेयर्स ऑन 4 जुलाई 2021। तो 4 जुलाई 2021 को ये क्या करता है, बायबैक करता है। अगर मैं आपको कहूँ ना बायबैक करता है तो विद इन 15 डेज में टैक्स पे करना है, तो 14 से 15 यानी कि 19 साल तक इसे टैक्स पे करना पड़ेगा। द कंसिडरेशन ऑफ फॉर बायबैक अकाउंटेड टू 21 लाख। तो बोलता है कि सर बायबैक से जो पैसा आएगा, मतलब द कंसिडरेशंस फॉर बायबैक जो है वो 21 लाख है, विच वॉज पेड ऑन द सेम डेट, जो हमने उन्हें पे किया। द अमाउंट रिसीव बाय द कंपनी 2 ईयर बैक फॉर इशू ऑफ सच शेयर डिटरमाइन इन द मैनर स्पेसिफाइड इन रूल 40BB वॉज 13 लाख। सर आज से 2 साल पहले मैंने जिसको 13 लाख में इशू किया था आज उसको बायबैक कर रहा हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आता है 7, 20 - 7 और 7 और 1 8 लाख रुपए आता है। ये तुम्हें समझ में आया। द अमाउंट रिसीव बाय द कंपनी 2 ईयर बैक फॉर इशू ऑफ सच शेयर्स डिटरमाइन इन द मैनर स्पेसिफाइड इन रूल 40BB वॉज 13 लाख, 13 लाख। कंप्यूट द एडिशनल इनकम टैक्स पेबल बाय XYZ लिमिटेड। ठीक है, क्या टैक्स पे करना पड़ेगा। कंप्यूट द इंटरेस्ट इफ एनी पेबल इफ सच टैक्स इज पेड ऑन टू द क्रेडिट ऑफ। अच्छा, इन्होंने बोला कि हमने वैसे तो 15 दिन में पे करना था, लेकिन अगर हम 9वें महीने ना सितंबर 9वां महीने होता है, मैं बोलो 1% पर मंथ पार्ट ऑफ द मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। तो 8 लाख पर 23.296% निकाल दो ना एक बार, तो 8 × 23.296% तुमको पे करना था 1.8668 लाख रुपीज़। पक्की बात है, ठीक है। एक्चुअली तुमको पे करना था इतना, चूँकि तुमको अब लेट पे किया, तुमको ये पे कर देना था 15 दिन, मतलब कि 19/7 यानी कि 20/7 तक तो पे हो जाना चाहिए ना।
21। अब देखो पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, तो 20-60 तो मैं बोलूँ जुलाई का महीना, 7वां महीना जुलाई को होगा ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जुलाई अगस्त सितंबर, 3 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि 3% लगेगा। इसका टैक्स पर 3% निकालो तो आई थिंक 0.0559 ऐसा कुछ इंटरेस्ट आएगा। ऐड करो तो फिर तो तुम्हें 1.9196 मिल जाएगा। ठीक है, देख रहे, आ जाओ आंसर्स देख लेते हैं। देखो ये रेट इन्होंने 3 महीना निकाला। अब इन्होंने जो रेट निकाला, वैसे तो जनरली हमको 8 लाख रुपए पर लगाना है ना, ये 8 लाख रुपए पर लगाना। आई एम वेरी नहीं क्यों सॉरी, मैंने सही लगाया ना, यही पूरी रेट लगानी, क्योंकि इसमें इंक्लूड है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। कहाँ दिख रहा है तुमको ये, तो मैंने ये रेट लगाई तो मुझे आया, यही आया मुझे भी। ठीक है, ये मेरा परफेक्ट है। उसके बाद चूँकि मुझे 3% का इंटरेस्ट लगाना है, मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया इन्होंने, और इस पर इन्होंने लगाया 3% का, तो मेरे पास भी कुछ ऐसा ही आया। ठीक है, सब एकदम परफेक्ट है। अब अपने को क्या पता है राउंड ऑफ करने का। वैसे जनरली क्या होता है ना, मैं आपको बताती हूँ, इनकम टैक्स ऐसा बोलता है कि जब भी आपका कोई, पर ऐसा नहीं बोलता, वो ग्रॉस टोटल इनकम पर बोलता है यार, वो इंटरेस्ट अमाउंट पर तो नहीं बोलता। नाउ द क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 5 पर आ जाओ। आपको पता है टोनेज टैक्सेशन करके कुछ होता है? नहीं पता। टोनेज पे 1-2 क्वेश्चन है, चलो मैं आपको टोनेज बता देती हूँ। तो टोनेज टैक्सेशन के लिए मैं जो अपने पास मॉड्यूल है ना, वो मॉड्यूल ही ओपन कर देती हूँ, काम करती हूँ। एक्सप्लेन करती हूँ ना मैं आपको। हाँ जी सर, सो टोनेज टैक्सेशन पर मैं बात कर रही थी। आ जाओ एक बार टोनेज टैक्सेशन की देख लेते हैं क्या बोलता है टोनेज टैक्सेशन। सो सुनो, टोनेज टैक्सेशन को समझना। अगर कोई इंडियन कंपनी है, हैज़ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन इंडिया, अगर इंगेज इन बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग शिप्स, अगर वो शिप्स के बिजनेस में, मैंने बोला अगर कोई इंडियन कंपनी जिसका इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया से है और अगर वो शिप बिजनेस में इंगेज्ड इन, कैन कंप्यूट इट्स इनकम ऑन द बेसिस ऑफ टोनेज टैक्सेशन स्कीम इफ कंपनी ओनिंग एटलीस्ट 1 क्वालिफाइड शिप, दिस स्कीम इज ऑप्शनल। तो सबसे पहली चीज़, टोनेज टैक्सेशन शिप वालों के लिए आया। अब आप बोलोगे शिप वालों के लिए तो 44E है ना, मैं वो नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर एक इंडियन कंपनी, ना कि फॉरेन या एनआर कंपनी। पहली चीज़ तो ये, उसका इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है वो इंडिया में है। ऐसे में उनके लिए ऑप्शनल है कि आप ये चाहो तो टोनेज टैक्सेशन ले सकते हो। कहता है 115VG कंप्यूटेशन ऑफ टोनेज टैक्सेशन। कैसे इनकम को कैलकुलेट करते हैं? डेली टोनेज इनकम जो तुम्हें आती है उसको आप नंबर ऑफ डेज द शिप इज ऑपरेटिंग इन प्रीवियस ईयर, आप ये कर दो कि पिछले साल में, मतलब प्रीवियस ईयर में आपका कितना नंबर ऑफ डेज शिप जो है वो ऑपरेट रहा। डेली टोनेज इनकम कैसे निकालते हैं? इन्होंने बोला अगर कोई क्वालिफाइंग शिप है हैविंग नेट टोनेज अप टू 1000 है, तो इन्होंने बोला इनकम जो होगी 70 रुपये फॉर ईच 100 टन्स। तो अगर एक क्वालिफाइड शिप जिसका नेट टोनेज जो है वो 1000 है, 1000 से 10,000 है, 10,000 से 25,000 या 25,000 से ज़्यादा है,
तो ऐसे में 100 टन का 70 रुपये, ठीक है, 70 फॉर ईच 100 टन, 700 प्लस 53 फॉर ईच 100 टन। फिर ये वाला, अब इसको ऐसे याद रखो, उन्होंने ऐसा कुछ करा है, इसको ऐसे इनकम निकाली है 70 रुपी फॉर ईच 100 टन। हर 100 टन के लिए 70 रुपये का आपको इनकम बनाएंगे हम। फिर इन्होंने क्योंकि सीधा 1000 से 10,000 कर दिया, इनकम भी सीधी जो है वो क्या कर दी, 700 कर दी। कैसे आई 700 देखना, क्योंकि 70 रुपये है हर 100 टन के लिए, तो 1000 टन के लिए क्या होगा, ये गई 700 रुपये, ठीक है। तो 700 वाला जो ऊपर से नीचे आया वो 700 प्लस 53 फॉर ईच 100 टन। तो यहाँ पर देखना 10,000 टन होता है, ध्यान से सुनना, आपको कैलसी देती हूँ। 10,000 टन होता है, तो 10,000 टन के लिए इनकम कितनी बनेगी, 10,000 डिवाइड बाय 100 इंटू 53, मैं बोलूँ 5,300, और प्लस ये वाला ऊपर वाला 700 कौन लिखेगा, तो ये बोलता है ऐसा, देखो 1000 से 10,000, तो 1000 तक तो आपका 700 है, मैंने माना, प्लस जो बचे हुए हैं 10,000 में से 1000 के तो बचे हुए जो 9,000 है, क्योंकि 9,000 100 का इंटू 53 करो, 9,000 डिवाइड बाय 100 इंटू 53 क्या आता है इतना, प्लस 700 करो, ये देख लो यही आया। नेक्स्ट देखना, ये बोलता है क्योंकि 700 प्लस 5470, अब प्लस करो मोर देन, अच्छा ये वाला, तो 10,000 से ज़्यादा और 25,000 तक, तो मैं बोलूँ 15,000 डिवाइड बाय 100 इंटू 42 कितना होता है सर, 15,000 डिवाइड बाय 100 इंटू 42, 5470 और 700, मैंने 700 हटा दो, उन्होंने 700 नहीं लिखा, तो इन्होंने जो एक्सेस इनकम है ना उस पर कैलकुलेट करके ये निकाला। आई थिंक ये क्लियर हुआ कैसे आया है, ये इनकी कैलकुलेशन इन्होंने कैसे करी है। अब देखना, टोनेज शेल बी राउंडेड ऑफ द नियरेस्ट 100 टन, राउंडेड हो जाएगा आपका 100 टन के अकॉर्डिंग। और ध्यान रखना, डिडक्शन सेट ऑफ एनी लॉसेस नॉट बी अलाउड, आपको लॉसेस के डिडक्शन अलाउड नहीं होंगे। टोनेज टैक्सेशन इनकम शेल नॉट बी लाइबल फॉर मेट, मेट के प्रोविजन में भी नहीं आएगा। अब ये बोलता है क्वालिफाइंग शिप का मतलब होता है सी गोइंग शिप और वेसल टू 15 नेट टोनेज और मोर, but excluding a sea-going ship or vessel if the main purpose for which it is for use provision of goods or services of a kind normally provided on land, factory ships, फिशिंग वेसल्स, इन पर नहीं लगता। ये तो कुछ इन्होंने नाम बता दी कि इन पर नहीं लगता, मतलब ऐसे शिप्स जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस में ना उनके लिए इन्होंने बोला है टोनेज इनकम की बात। और ये बोलता है टोनेज टैक्सेबल अमाउंट ऐसे निकालते, रेलेवेंट शिप की इनकम निकाल दो, फिर शॉर्टफॉल इन क्रेडिट ऑफ रिजर्व्स और मिनिमम। ये बोलता है इफ़ देयर इज़ एनी शॉर्टफॉल इन अकाउंट्स ऑफ क्रेडिट ऑफ TTR, तो यहाँ आप उसका प्रोपोर्शनेट कर देंगे। अब अभी अगर क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 5 करवा रही हूँ, आ जाओ। ये बोलता है तुम्हारी नेट टोनेज जो है क्वार्टर 1 का 1020 है, 8,563 है, 22,368 है और 37,525 है। तो ये तो तुम्हारा क्या हुआ, नेट टोनेज हुआ, ठीक है। उसके बाद डे फॉर विच शिप ऑपरेटेड ड्यूरिंग द ईयर, डेज कितने होते हैं जब शिप ऑपरेट करती है, 120, 70, 250 और 100, है ना। अब देखो सॉल्यूशन बहुत सिंपल है भाई साहब, सॉल्यूशन जो है इतना सिंपल है कि आपको क्या करना है, टोनेज इनकम निकालनी है।
कितनी इनकम निकालेंगे। मैंने बोला सबसे पहले नेट टोनेज देखते हैं। तो ये बोलता है कि भाई साहब नेट टोनेज जो है वो मैंने आपको बताया था कैसे, 1000 से 10,000, 10,000 से 25,000। तो ये 1020 है। तो 1020 है तो जनरली हम क्या करेंगे, डेली आपका टोनेज कितना लगता है, 700 रुपये। ठीक है, 700 प्लस आपका कितना रुपया लगता है जो एग्जिट करता है। जैसे आप यहाँ पर कितना एग्जिट कर रहा है, 20। 700 प्लस 53 फॉर ईच 100 टन एग्जिटिंग 1000 टन, तो 53 फॉर ईच टन। टोनेज इनकम 120 डेज इंटू 700, और ये बोलता है कि टर्न्स को आप हंड्रेड्स में राउंड ऑफ कर सकते हो, ऐसा इन्होंने बोला है। तो ये बोलते हैं कि अपन ऐसे देखेंगे, जैसे मान लो आपको हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करना है, तो हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करने के लिए क्या होगा, 1020 दे रखा है तो 1000 ले लो। 8,563 दे रखा है तो 8,600 ले लो। 22,368 दे रखा है तो 22,400 ले लो। और 37,525 दे रखा है तो एक काम करो 37,600 ले लो। पहले तो आपने इसे राउंड ऑफ करने का है, 37,600 नहीं 36,500 ही होगा। तो पहले आपने तो क्या किया, इसे राउंड ऑफ किया, करना ही पड़ेगा करने का। अब चूँकि हम लोगों को ये इनकम जो है वो लगाने का है, एक काम करो, यहाँ तो सिर्फ 700 रुपये की इनकम आएगी और डेज कितने हैं, 120 है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 8,400 आ जाएंगे। यहाँ पर तुमको समझना है कि भाई साहब 8,600 है, तो 700 प्लस जो एक्सेस है 8,600, तो 8,000 ऐसे देखो, 8,600 माइनस 1,000 है ना, डिवाइड बाय 100 इंटू हर एक पर 53 रुपये इंटू प्लस 700 मल्टीप्लाई करो ना, इसको कितने दिन है, 70 दिन है भाई। ये आ रहा है क्या कुछ, हाँ जी सर। मैंने कैसे निकाला मैं एक बार फिर बताती हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। 700 प्लस 8,600 है ना, 8,600 माइनस 1,000 पहले ही कर दिया। जो भी तुमको आया, जो भी आया इनटू क्या करने का तुमको, 53 डिवाइड बाय 100 करने का, और फिर उन सबको मल्टीप्लाई कर देने का तुम्हारे ये डेज से। तो तुम्हारे पास जो आंसर आएगा वो तुम्हें कुछ इसी तरीके का मिलेगा। जैसे नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पर 22,000 है, ठीक है, 22,300, और यहाँ पर मैंने इसको राउंड ऑफ किया तो 22,400 मैंने लिख दिए। तो सुनो, पहली बार तो जो आपका आएगा वो होगा 700, दूसरी बार कुछ ऐसा आया था तो तुम्हारा वो अमाउंट था 5470, ठीक है, दूसरी बार। अब चूँकि 10,000 से ज़्यादा और 25,000 तक, तो सुनो 22,400 में से 10,000 माइनस करो, 12,400 हो जाएगा, और 12,400 डिवाइड बाय 100 इंटू 42 करो, कितना आता है एक बार मुझे बता दो, और फिर उसे डेज से मल्टीप्लाई कर देना। तुम्हारा आंसर मैं बता दूंगी तुम्हें, 700,5470, 12,400 डिवाइड बाय 100 इंटू 42, दैट इज़ अ ये, और इंटू कितने डेज, कितने 250 आ रहा है क्या, हाँ जी सर, नहीं अच्छा आई एम सॉरी, इस 700 में इंक्लूड है, मैं क्यों फिर से 700 लिया, 700 तो इंक्लूड ही है ना। अब आ रहा है क्या, नहीं चलिए 700 क्यों यहाँ, 5470 और 12,400 डिवाइड बाय 100 इंटू 42, ये किया, इसको इस पर किया, और मैंने उसको मल्टीप्लाई भी तो किया 250 से 700 को भी। हाँ जी सर अब आ रहा है, ठीक है।
2669500 और वैसे ही नेक्स्ट वाला आ जाएगा, मैं उसको नहीं बता रही अब। ये कुछ टोनेज टैक्सेशन की बातें अपन को बतानी थी मुझे, तो बता दी, क्वेश्चन था तो। अब एक और तुम्हारा इलस्ट्रेशन है 6 नंबर का, वो भी देखो, थोड़ा अच्छा इलस्ट्रेशन है। क्या बोलता है छठा वाला इलस्ट्रेशन? ये बोलता है जो डॉल्फी लिमिटेड अ टोनेज टैक्स कंपनी प्रोवाइड्स करती है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस फॉर द प्रीवियस ईयर 2021-22। ये बोलता है रेलेवेंट शिपिंग इनकम। रेलेवेंट शिपिंग इनकम जो है वो कितनी है? 350 लाख है। फिर आता है यहाँ पर टोनेज की इनकम, 80 लाख है। बुक प्रॉफिट डिराइव फ्रॉम द कोर और इंसिडेंटल एक्टिविटीज, 400 लाख है। Provide answers the following questions considering each of the questions given below independently. Calculate the minimum reserve requirement of the company act under 115 VT. बोले कितना हमें मिनिमम रिजर्व रखना होगा। दूसरा, कैलकुलेट द टैक्सेबल अमाउंट अंडर द other provisions of the act if Dolphy Limited transfers only 66 lakh to tonnage tax reserve account during the previous year 21-22। ये बोलता है कि सब अगर हम सिर्फ 66 लाख ट्रांसफ़र करें इन रिजर्व में तो क्या करेंगे। और द नेक्स्ट वन इज कैलकुलेट द टैक्सेबल अमाउंट अंडर द अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट इफ डॉल्फी लिमिटेड मिसयूटिलाइज अमाउंट 12 lakh during previous year 2022-23 out of 92 lakh transferred to tonnage tax reserve during accounting year। तो बोलता है कैलकुलेट करना है द टैक्सेबल अमाउंट अंडर द अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट इफ डॉल्फी लिमिटेड मिस यूटिलाइज अमाउंट। ओ माई गॉड, अगर वो क्या करती है आउट ऑफ 92 लाख ट्रांसफ़र किए ना टोनेज टैक्स रिजर्व में, उसमें से सर अगर 12 लाख का वो क्या करती है मिस यूटिलाइजेशन करता है। ठीक है, 3 चीज़ें मैंने आपसे पूछी है, आपको तीनों चीज़ों का आंसर मुझे एकदम परफेक्टली देना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़, मिनिमम रिजर्व हमें कितना बनाना पड़ता है। तो ये बोलता है कि हमारा जो सेक्शन है 115 VT के अकॉर्डिंग हमें 20% ऑफ दी बुक प्रॉफिट बनाना पड़ता है रिजर्व, है ना। तो क्योंकि हमारा बुक प्रॉफिट कितना है सर, हमारा बुक प्रॉफिट है 400 लाख का, और ये 400 लाख का 20% जो होता है वो 80 लाख रुपए होता है। ये भी आपको समझ में आया। जब हम बात करते हैं बी वाला पॉइंट, तो सर ये बी वाला पॉइंट जो है वो क्या कहता है सर, जब हम बात करते हैं 80 लाख रुपए, अभी बोलता है टैक्सेबल अमाउंट अंडर द अदर प्रोविजन ऑफ द टैक्स रेलेवेंट शिपिंग। जब भी हम बात करते हैं सर रेलेवेंट शिपिंग इनकम, अब ध्यान रखना अदर प्रोविजन ऑफ टैक्स, ये बोलता है टैक्सेबल अमाउंट अंडर द अदर प्रोविजन। तो क्या टैक्सेबल अमाउंट निकल के आता है, टैक्सेबल अमाउंट जो होता है रेलेवेंट शिपिंग इनकम एंड शॉर्टफॉल इन द क्रेडिट टू द रिजर्व, तो मिनिमम रिजर्व रिक्वायरमेंट। तो ये बोलता है सर टैक्सेबल अमाउंट जो होता है वो कितना है 350 लाख। ठीक है सर, अब इसमें क्या बोला कि जब भी हम बात करते हैं टैक्सेबल अमाउंट जो है वो कितना है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर आपका रेलेवेंट शिपिंग इनकम जो है रेलेवेंट शिपिंग इनकम 350 है इनटू 80 लाख जो है वो आपका क्या है, यहाँ पर 80 लाख जो है वो इन्होंने क्या कर रखा है रिजर्व में डाल रखा है। तो अपन ने क्या किया 80 लाख रुपए रिजर्व में डाला, उस 80 लाख रुपए के रिजर्व में इन्होंने बोला है कि 66 लाख रुपए उस क्वेश्चन में बोल रखा कंप्यूट द टैक्सेबल अमाउंट अंडर द अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट इफ डॉल्फी लिमिटेड ट्रांसफर ओनली 66 लाख टू टोनेज रिजर्व। तो ये बोलता है कि अगर हम कैलकुलेट द टैक्सेबल अमाउंट अंडर द अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट इफ डॉल्फी लिमिटेड ट्रांसफर ओनली 66 लैक्स, ये बोलता है कि सर सिर्फ 66 लैक्स अगर मैं ट्रांसफ़र करूँ ना
टू टोनेज को, रिजर्व को। कैलकुलेट द टैक्सेबल अमाउंट अंडर द अदर प्रोविजंस ऑफ एक्ट इफ डॉल्फिन लिमिटेड ट्रांसफर ओनली 66 lakhs ऑफ टोनेज टैक्स रिजर्व। तो ये बोलता है जनरली जितना आपको प्रॉफिट होता है, मैं आपको बताती हूँ रिजर्व में कैसे पैसा जाता है। ये बोलता है आपको जितना भी प्रॉफिट होता है, जैसे मान लो आपने बोला कि मुझे प्रॉफिट हुआ 400 लाख का, उसका 20% रिजर्व बना दो, यानी 80 लाख रुपए आपको रिजर्व में ट्रांसफर करने। लेकिन अगर उस 80 लाख में से आप जो है सिर्फ 66 लाख रुपए 60-60 ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, 80 लाख में से 60-60 ट्रांसफर करते हैं, यानी 14 लाख रुपए आप ट्रांसफर नहीं करते हैं, तो यहाँ पर आपकी जो इनकम होती है ना, टोनेज इनकम, ये 14 लाख से टैक्सेबल हो जाएगी, समझ रहे हो, प्रपोर्शनेटली टैक्सेबल हो जाएगी, यानी 61.25 लाख जो है वो क्या हो जाएगी, आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। ये समझ में आता है। तीसरा क्वेश्चन पूछा कि कैलकुलेट द टैक्सेबल अमाउंट अंडर द अदर प्रोविजन ऑफ एक्ट इफ डॉल्फिन मिस यूटिलाइज द 12 लाख। अगर ये बोलता है आउट ऑफ 92 लाख अगर वो मिस यूटिलाइजेशन करता है तो क्या करें। तो ये बोलता है जो टैक्सेबल अमाउंट होती है अदर प्रोविजन की रेलेवेंट शिपिंग इनकम, तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना लिखना है कि भाई 350 हमने कमाया है रेलेवेंट शिपिंग से, उसमें से अगर हम लोग जो है वो मिस यूटिलाइजेशन करेंगे, 12 लाख का मिस यूटिलाइजेशन करेंगे 92 का, तो हमारे लिए पता है कि टैक्सेबल हो जाएगा। यानी कुल मिला के इनका कहना है कि भाई रिजर्व के पैसे का मिस यूटिलाइजेशन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसे टैक्सेबल करेंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखना, टोनेज में एक रिजर्व बनता है, ठीक है, छोटे छोटे नोट्स बता रही हूँ। टोनेज में एक रिजर्व बनता है, जो रिजर्व आपके बुक प्रॉफिट का 20% होता है और उसकी यूटिलाइजेशन स्पेसिफाइड जो हम आपको बताएंगे उसी में होना चाहिए। लेकिन अगर उसका मिस यूटिलाइजेशन होता है तो तुम्हारी जितनी रेलेवेंट शिपिंग, तुम्हारी जितनी शिपिंग इनकम होती है, मैंने क्या बोला, जितनी तुम्हारी शिपिंग इनकम होती है ना, उस शिपिंग इनकम का प्रपोर्शनेट, ठीक है, जितना तुमने मिस यूटिलाइजेशन किया वो तुम्हारा हो जाएगा टैक्सेबल। क्योंकि शायद ऐसा होता होगा कि ये शिपिंग इनकम जो होती होगी वो एग्जिम्ट होती होगी, ठीक है। अब ये तो होगा तुम्हारा, मैंने जो बताया ना क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 6। अब नेक्स्ट पर आओ तुम। अब सुनो, एक तुम्हारा इलस्ट्रेशन नंबर जो है वो 7 है। इलस्ट्रेशन नंबर 7 क्या बोलता है, अगर कोई बिजनेस ट्रस्ट है, जो रजिस्टर्ड है अंडर सेबी, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बिजनेस ट्रस्ट में भी क्या बोलती हूँ, रीट के बारे में बताती हूँ। रेगुलेशंस 2014 गिवन पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22। अब मेरी बात सुना सर, मैं तुम्हें कुछ प्रोविजंस एक बार लर्न करवा दूँ कि जब भी आप बिजनेस ट्रस्ट में रीट के प्रोविजंस पढ़ते हो ना, आपको पता होगा जब हम लोग क्या करते हैं, रीट में पैसा डालते हैं। जब हम रीट में पैसा डालते हैं तो उसमें क्या होता है, देखो रीट जो होता है वो एसपीवी में पैसा डालता है। अब रीट जो इनकम अर्न करता है वो कहाँ जाती है, यूनिट होल्डर के पास में जाती है। अब यूनिट होल्डर के हाथ में कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है, तो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी। यूनिट होल्डर जो होता है रेंट पर पे करता है, वो डिविडेंड पर पे करता है और वो इंटरेस्ट पर पे करता है। इसके अलावा जो जितनी भी इनकम होती है वो सारी की सारी रीट अपने हाथों में टैक्सेबल करता है। तो यहाँ पर अपने को क्या करना है, रीट का एक क्वेश्चन है, अब उसमें देखते हैं कि, और रीट इन सब पे टीडीएस काटेगा। अब यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि भाई आप बताओ, डिस्कस द टैक्स कंसिक्वेंस ऑफ द अबाउट इनकम जो आपको अर्न किए बाय द बिजनेस ट्रस्ट के द्वारा अर्न करी गई है इन द हैंड्स ऑफ द बिजनेस ट्रस्ट एंड यूनिट होल्डर्स। तो ये बोलता है कि डिस्कस द टैक्स कॉन्सिक्वेंस अबाउट इनकम अर्न बाय द बिजनेस ट्रस्ट इन हैंड्स ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट और यूनिट होल्डर। मैं आपको बता दूं सर, जो बिजनेस ट्रस्ट आता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड करता है 10 करोड़ रुपीज़ तो यूनिट होल्डर। तो अब मेरी बात सुनो सर, क्या डिस्ट्रीब्यूट करता है उस इनकम पर लगता है जितनी कमाई उतनी, मैंने बोला जितनी कमाई उतनी। तो प्लीज़ आप यहाँ पर तो लिखो ये बिजनेस ट्रस्ट है, तो ये तो बिजनेस ट्रस्ट है और ये जो है वो क्या है, वो यूनिट होल्डर है। अब थोड़ी चीज़ें आपको समझनी है, थोड़ी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप बिजनेस ट्रस्ट पे आ जाओ। बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, क्वेश्चन में जो आपको मैं बता रही हूँ ना वही लिखा है, आप अपनी बुक में देखिएगा। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम बीटा लिमिटेड। तो सर जो इंटरेस्ट इनकम आती है वो यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होती है। तो जो इंटरेस्ट इनकम आई है वो मैंने लिख दिया, कितनी आई है, 4 करोड़ आई है, ठीक है। फिर मैंने डिविडेंड इनकम जो आई है वो भी लिख दिया, कितनी आई है, 2 करोड़ आई है। फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है जो लिस्टेड कंपनी के शेयर्स पे हुआ,
1.5 करोड़, तो आपको पता है यहाँ पर 15% का टैक्स लगता है जब हम भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करेंगे। फिर क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इन्होंने बताया है सेल ऑफ प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर नॉर्मल टैक्स रेट ही लगेगा। सॉरी, अब यहाँ नॉर्मल नहीं लगता, यहाँ पर लगता है MMR, ठीक है। उसके बाद आता है कि अगर इंटरेस्ट रिसीव हुई है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ऑफ अनलिस्टेड डिबेंचर ऑफ रियल इस्टेट कंपनीज, अगर इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड डिबेंचर ऑफ रियल इस्टेट कंपनीज, तो ये भी आपको क्या हुआ है, इंटरेस्ट आया है। कितना आया है सर इंटरेस्ट, ये आपका आया 10 लाख ही है क्या, 10 लाख का आया, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट अनलिस्टेड डिबेंचर ऑफ रियल एस्टेट कंपनीज। रेंटल इनकम आई है, रेंट आया है 2.50 करोड़ का, है ना, तो रेंट भी आया तुमको। अब मेरी बात सुनो, बीटा लिमिटेड एज एन इंडियन कंपनी इन विच द बिजनेस ट्रस्ट होल्ड 70% ऑफ द शेयर होल्डिंग्स, तो ये बोलता है सर जो बीटा लिमिटेड है इज एन इंडियन कंपनी इन विच बिजनेस ट्रस्ट होल्ड 70% ऑफ शेयर होल्डिंग्स। डिस्कस क्या करना है, टैक्स कंसिक्वेंसेस आपको बताने हैं, और बिजनेस ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूट करता है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई डोंट थिंक सो उससे हमें कोई फ़र्क पड़ता है। अब हम जो कि यहाँ पर कुछ ये जो इनकम है ये देखने वाले, इंटरेस्ट, डिविडेंड, इंटरेस्ट और रेंट, कितना टैक्सेबल करूँ। इंटरेस्ट की रेट तुम्हें पता है क्या है। अब यहाँ पर ये पर्सन जो है वो एक इंडिविजुअली होगा, मैं यही बताती हूँ तुमको। इंटरेस्ट पे जो रेट पे टैक्स लगता है वो क्या लगता है यार, रेंट पर मुझे पता है 10% लगता है, और यहाँ पर शायद नॉर्मल टैक्स रेट लगता है, और यहाँ पर भी नॉर्मल टैक्स रेट लगता है। हाँ जी सर, सही बताया। और ये इंटरेस्ट जो है ना वो नॉर्मल टैक्स रेट है, ठीक है। अब चूँकि अब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया ना वो थोड़ा सा अपन कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, ताकि अगर मैच करेगी तो फिर सही है। वो 1.5 पर 15% जो है वो कितना आता है, 2.225, और जो शॉर्ट टर्म का है ना 1 करोड़ इंटू 42, 4 का आता 2, 2 के साथ 4%, तो यह आता है सर +0.225। देख लो तुम, ये आओ ना एक बार, नॉर्मल टैक्स रेट कितनी है, तो तुम्हें 4 करोड़ है, 2 करोड़ है, और ये तो 2.5 का तो तुम लगाते 10%, 0.25 नॉर्मल टैक्स रेट। अब वही यार उसकी टोटल इनकम कितनी होती है उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा क्या। अभी मैं निकालूँ तो ऐसे निकालूँगी, 4 करोड़ प्लस 2 करोड़ प्लस 0.1 प्लस 2.5, तो उसमें से 2 इंटू 1, 2, 3, 4, 5, 7 माइनस 2.5 लाख देखना पड़ेगा। मैंने प्रैक्टिकल सिनारियो सॉल्व नहीं कर रखा क्या, ओह नो, चलो कहीं। तो सबसे पहले ये बोलता है इंटरेस्ट इनकम जो 4 करोड़ है उस पर इंटरेस्ट इनकम ऑफ 4 करोड़, तो 10% इंटरेस्ट कंपोनेंट रेजिडेंशियल यूनिट होल्डर, 5% ऑफ इंटरेस्ट कंपोनेंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू नॉन रेजिडेंट। ये बोलता है इंटरेस्ट इनकम ऑफ 4 करोड़ फ्रॉम बीटा, तो टैक्स कंसिक्वेंसेस इन्होंने कुछ और नहीं बता दिए क्या अपने को। इन्होंने बोला 10% इंटरेस्ट कंपोनेंट, बोला TDS डिडक्ट होगा, अगर NR है तो 5%। इंटरेस्ट का NR पे तो मैं भी मानती हूँ 5% है, लेकिन इंटरेस्ट पे तो रेटिंग फोर्स होना चाहिए, नहीं नेट नॉर्मल टैक्स होना चाहिए। अब ये वाली मैं चेक करके बताती हूँ। डिविडेंड पर मैंने तुमको बोला था कि भाई साहब जो डिविडेंड हमें रिसीव होता है वो एग्जिम्ट होता है इन हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर। अगर आप 115BAA लेते हो तो क्या क्वेश्चन है 115BAA लिया था क्या। Assume the beta limited does not opt any tax under the 115BAA. तो बीटा लिमिटेड SPV डज नॉट ऑप्ट द 115BAA डिविडेंड कंपोनेंट्स एग्जाम। तो सर इन्होंने ये 115BAA नहीं लिया है ना, तो डिविडेंड पर टैक्स नहीं लगेगा। डिविडेंड पर टैक्स नहीं लगेगा, 115 नहीं लिया है, तो दूसरी चीज़ ये क्लियर होती है।
तीसरी, मैंने आपको जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बताया था लिस्टेड कंपनी का 15%, वो तो एकदम करेक्ट होगा। उसके बाद हाँ सही है, ठीक है वो। फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो मैंने 1 करोड़ का बताया, उस पर आपको जो MMR लगेगा वो भी बताया। अब इंटरेस्ट ऑन 10 लाख मैंने बताया ना, रिसीव इन रेस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड डिबेंचर ऑफ रियल एस्टेट कंपनी। ये कहता है कि यहाँ पर भी MMR लगेगा। कैसे? यहाँ पर इन्होंने बोला इन हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में टैक्सेबल होगा। हाउएवर देयर इज नो टैक्स लायबिलिटी इन हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर इन द इंटरेस्ट कंपोनेंट इन इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वर्चू। तो ये चीज़ मुझे देखनी पड़ेगी। और रेंट जो है वो मैंने आपको 10% के बारे में बताया, और दैट इज़ अ 10% का 10% ही है। तो आ जाओ रीड इनबिट वाले चैप्टर पर। 234 ऐसा कुछ है कि अगर बिजनेस ट्रस्ट जो है वो 115BAA लेता है तो डिविडेंड टैक्सेबल होगा। यहाँ पर चूंकि एक चीज़ और बताना, जो इंटरेस्ट होता है फ्रॉम SPV से आता है, तो ये बोलता है कि उस इंटरेस्ट पर ये TDS डिडक्ट करेगा 5% से, और ये जो है वो 10% से। ये चीज़ आपको करेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, 10% ये चीज़ करेक्ट करनी पड़ी, तो मैंने आपको बता दी, कर ली। अब एक चीज़ और देखो, वैसे तो इन्होंने बोला है कि जो भी आपका इंटरेस्ट का इनकम आता है, कहाँ लिखा है इन्होंने, ये डिविडेंड, ये इंटरेस्ट, और ये बीच में जो लाइन जा रही है वो रेंट की जा रही है। ठीक है, if any income except cover in above point received by unit holder for business trust shall be exempt in hands of unit holder। वो बोलता है सर ये 1023 FD वाला पॉइंट। तो यहाँ पर एक बात बताती हूँ मैं तुमको, SPV से कोई पैसा आया, चाहे वो इंटरेस्ट और डिविडेंड का आया, जैसे इन्होंने बोला ये SPV है, SPV ने जो भी पैसा जनरेट करके दिया। अब यहाँ पर इन्होंने जो अपने को बताया वो था इंटरेस्ट ऑफ 10 lakh received in respect of investment in unlisted debenture of real estate। तो क्या बोला इन्होंने बोला कि जो भी इंटरेस्ट ऑफ 10 लाख है रिसीव इन रेस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड डिबेंचर ऑफ रियल एस्टेट कंपनी, जो रियल एस्टेट कंपनी है, अनलिस्टेड डिबेंचर ऑफ रियल एस्टेट कंपनी के आपने, सच इंटरेस्ट इज टैक्सेबल बीइंग एन मिनिमम मार्जिनल रेट। क्यों? क्योंकि ये बोलता है कि इंटरेस्ट जो 10 लाख रुपए रिसीव हुआ इन रेस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड डिबेंचर रियल एस्टेट कंपनी, तो तुम्हें SPV से पैसा नहीं आया, इसका ऐसा मैं मानूं क्या? एक बार मैं ये मार्क कर देती हूँ, आई एम नॉट अनएबल टू अंडरस्टैंड कि इंटरेस्ट लिखने के बावजूद भी क्या है यहाँ पर। जनरली जो इंटरेस्ट जो बीटा लिमिटेड से आया वो इनका ठीक था, उन्होंने बोला बीटा से आया।
तो बोलता है कि जो बिजनेस ट्रस्ट है जो रजिस्टर है अंडर सेबी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशंस 2014 गिवन पर्टिकुलर्स ऑफ इट्स इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 2021-22। तो ये बीटा लिमिटेड है, ये बीटा लिमिटेड है, ये भी बीटा लिमिटेड है। बीटा लिमिटेड इज इंडियन कंपनी विच इज़ द ट्रस्ट होल्ड 70% ऑफ शेयर होल्डिंग्स। तो बीटा लिमिटेड एक ऐसी इंडियन कंपनी है जिसके बिजनेस ट्रस्ट होल्ड करती है 70% शेयर होल्डिंग्स। इन्होंने ऐसा बोला है इसमें, तो आई थिंक ऐसा कुछ होगा। मैं जिसको थोड़ा और रिसर्च करके आपको बताऊंगी। नाउ द इलस्ट्रेशन नंबर 7 के बाद हम आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8 पर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 यानी इलस्ट्रेशन नंबर 8 क्या बोलता है, द फॉलोइंग्स आर द पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम ऑफ 3 इन्वेस्टमेंट फंड फॉर प्रीवियस ईयर 21-22। तो इन्होंने बोल रखा है 3 इन्वेस्टमेंट इनकम बोल रखी है। एक तो है ए की, एक है बी की, एक है सी की और एक है डी की। तो 3 इन्वेस्टमेंट, ये बोलता है पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम ऑफ 3 इन्वेस्टमेंट फंड्स। एक होता है बिजनेस इनकम, एक होता है कैपिटल गेन, एक होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उनको 3 इनकम जो है वो अर्न होती है। अब कंप्यूट बोलने को बोला है द टोटल इनकम ऑफ द इन्वेस्टमेंट फंड एंड ईच यूनिट होल्डर फॉर असेसमेंट ईयर 2022 अज्यूमिंग दैट ईच इन्वेस्टमेंट फंड हैज 20 यूनिट होल्डर्स। ये बोलता है आपको टोटल इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड निकालने की। देखो सर, टोटल इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड and each unit holder for assessment year 2022-23 assuming that each investment fund has 20 unit holder each having 1 unit held by them for a period exceeding 12 months। तो ये बोलता है कि सर ये लॉन्ग टर्म होगी एंड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन द इन्वेस्टमेंट फंड इज द ओनली इनकम ऑफ द यूनिट होल्डर और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन द इन्वेस्टमेंट फंड इज द ओनली इनकम ऑफ द यूनिट होल्डर। तो ये बोलता है जो इनकम आती है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन द इन्वेस्टमेंट फंड, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन द इन्वेस्टमेंट फंड इज द ओनली इनकम ऑफ द यूनिट होल्डर। वो यूनिट होल्डर के हाथ की एक अकेली इनकम होगी जो उसे मिलेगी, जो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट से आती है in the investment fund। If a investment fund C has the following income component for assessment 2022-23-24, what would be the total income of the funder and the unit holder for the year? Business income, अगर इन्होंने बोला है कि भाई साहब अगर सी का असेसमेंट 2022-24 यानी 23-24 के लिए इन्होंने बोला, तो अब मेरी बात सुनो सर, आप सबसे पहले इनकम निकाल रहे हो। मैंने बोला जो बिजनेस की इनकम होगी उस बिजनेस इनकम पर इन्वेस्टमेंट फंड टैक्स पे करेगा। तो यहाँ पर आता है सर इन्वेस्टमेंट फंड 2, ए में कुछ नहीं है, बी सी और डी, सी में 2 है और इसमें 5 है। अब यहाँ पर आता है सर टैक्स, जो इन्वेस्टमेंट फंड पे टैक्स लगता है वो क्या रेट से लगेगा। अगर वो कंपनी है तो मैं बोलूँ इन्होंने कुछ दे नहीं रखा है ना, नहीं दे रखा है तो क्या किया जाए, इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन तो दे नहीं रखी कि ये जो है वो क्या है। तो अपन क्या करेंगे, इसे कंपनी मान ले या क्या माने, अदर देन कंपनी माने, क्या माना जाए। पर्टिकुलर द 3 इनकम्स दे रखे और कंप्यूटेशन बोला था टोटल इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्होंने क्या कंप्यूटेशन बोल रखा है, इन्होंने बोला 3 इनकम दे रखी है, हमने कंप्यूट करना है टोटल इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड। तो सर टोटल इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड जो है मैं आपको ये बता दूँ यही होगा, जो है वो ये। अब यहाँ तो 2 लाख है, यहाँ पर नील है, माइनस में है तो अपन लेंगे नहीं, और यहाँ पर 3 लाख है। कैसा ये बोलता है, देखो यहाँ तो नील आ गई और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के लॉसेस है ना, तो ये लॉसेस को सेट ऑफ करेंगे। 3 लाख यहाँ आ गई, ठीक है, बिजनेस इनकम। अब अगर मैं यूनिट होल्डर के बारे में बात करूँ तो यूनिट होल्डर बोलेगा भाई साहब सबसे पहला आएगा ये वाला 16, 14, 6 और 20। देखो यहाँ पर आप बोलोगे मैम लॉस है, कैपिटल गेन का लॉस कहाँ से उधर सेट ऑफ होने जाएगा, बड़ा राजा है ना ये तो, बड़ा हाथी ऐसा। और ये यूनिट होल्डर हो गया। अब यूनिट होल्डर के हाथ में ये कैपिटल गेन बताया। अदर सोर्सेज बता दूं,
अदर सोर्सेस 4, 4, 8 और 2। तो क्योंकि उधर पीजीपीपी का लॉस था, अभी ये जो है, हाँ जी सर। सो देखो इसको एक और कैलकुलेशन के थ्रू अपन करते हैं। सबसे पहले वो वाली कैलकुलेशन बहुत अच्छी रहेगी। ऐसे करो, ए, बी और सी और डी लिखा, आपने इसकी बिजनेस की इनकम लिखी, आपने इसकी कैपिटल गेन की इनकम लिखी, आपने इसके अदर सोर्सेज की इनकम लिखी। ये 2 है, ये 2 है और ये 5 है, ये 16 है, ये 14 है, ये 6 है और ये 20 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 2 है। ठीक है, सबसे पहले मेरी बात सुनो, क्या बिजनेस के लॉसेस जो है वो सेट ऑफ हो सकते हैं क्या? हाँ जी सर। अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या कैपिटल गेन, किसके साथ सेट ऑफ करोगे? तो मैंने बोला देखो, कैपिटल गेन में तो वैसे भी लॉस है, तो कैपिटल गेन तो सेट ऑफ करने से रहा। ये जो सेट ऑफ होगा वो यहाँ से होगा, तो मैं बोलूँ यहाँ पर इनकम जो होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 6 रह जाएगी। अब तुम्हारी नई इनकम ये है, ना कि ये। ठीक है सर। दूसरी चीज़ मैंने बोला, तुमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से नुकसान किया, क्या ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का नुकसान तुम सेट ऑफ कर पाओगे? बोले किससे सेट ऑफ करें? मैंने बोला सबसे पहले पीजीपीपी से सेट ऑफ करो ना, क्योंकि वहाँ टैक्स रेट कम होती है। तो यहाँ पर मैं बोलूँ ये नहीं और ये होगा। अब तुम्हें समझ में आया कि भाई, और यहाँ पर बिजनेस का लॉसेस है, ये भी सेट ऑफ हो गया, तो ये भी कट गया। तो यहाँ की इनकम तुम्हें ये पता चली कि यहाँ 2 और 3 क्यों आया, है ना। अब जो दूसरा यूनिट होल्डर के हाथ में निकाल रही हूँ, तो मैंने लिखा 16 और 4, यहाँ पर 14 और 4, यहाँ पर मैं जो है वो क्या करूँगी, सिर्फ 6 ही लिख पाऊँगी। तो चूँकि कैपिटल गेन का लॉसेस है वो इधर सेट ऑफ नहीं होगा, वो सिर्फ कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। और यहाँ पर मैंने को जो 2 का लॉसेस है वो सेट ऑफ कर दिया, तो सिर्फ मेरे को BC लिखना रहा। अब ये देखो, अब चूँकि ये तो टोटल जो तुम्हारे 20 यूनिट होल्डर्स है ना, उनके लिए, तो एक यूनिट होल्डर के लिए अगर 20 है यहाँ पर 20 के लिए, तो एक के लिए एक, यहाँ पर 18 जो है वो किसके लिए है, 20 के लिए है, तो एक के लिए 9.9, यहाँ पर 6 डिवाइड बाई 20 करोगे तो 30, और यहाँ पर 20 को 20 से डिवाइड करोगे तो 1। ठीक है, ये कुछ इनकम आएगी। हाँ जी सर, समझता है हमको समझता है। तो दैट इज़ अ क्वेश्चन जो मैंने आपको इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में करवाया, क्योंकि ये शार्क टैंक जैसा है, जहाँ पर बिजनेस की इनकम इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में टैक्सेबल होती है, अदर इनकम जो होता है वो यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 9 पर आ जाओ। क्या बोलता है सर? 9, मिस्टर राजेश हैज़ इनकम ऑफ 45 लाख। तो ये बोलता है सर इसकी इनकम जो है वो 45 लाख है। अब चूंकि अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, वन ऑफ हिज बिजनेस इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन एट द रेट 100% ऑफ प्रॉफिट अंडर सेक्शन 80 IB। तो ये बोलता है कि सर राजेश जिसकी इनकम 45 लाख है वो कहाँ है? पीजीबीपी के अंदर है। वो कहाँ है? पीजीबीपी के अंदर है। वन ऑफ हिज बिजनेस इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन एट द रेट 100%। तो सर इसका ये बिजनेस 100% डिडक्शन मांगता है, और प्रॉफिट अंडर सेक्शन 80 IB। बढ़िया बात है, हमें कई दिक्कत। असेसमेंट डे 2020 to 23। प्रॉफिट फ्रॉम सच बिजनेस इंक्लूड्स इन द बिजनेस इनकम 20 लाख। बोला प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इंक्लूड्स है बिजनेस इनकम 20 लाख। तो ये बोलता है कि उसे इनकम हुआ 45 लाख का पीजीबीपी से। वन ऑफ द बिजनेस एलिजिबल फॉर डिडक्शन 100% डिडक्शन उसे मिलता है। द प्रॉफिट ऑफ सच बिजनेस जो है वो बिजनेस इस बिजनेस में 20 लाख का रखता है ये, तो 20 लाख वाले को 100% डिडक्शन मिलता है। तो बचा हुआ कितना हो गया? 45 में से 10 गए तो 35 और 25, तो ये बिजनेस 25 लाख का हो गया। तो यहाँ पर द प्रॉफिट फ्रॉम सच बिजनेस includes 20 lakh. Compute the tax payable by Mr. Rajesh. Assuming tax is no other income tax. अच्छा, उसकी कोई अदर इनकम नहीं है, तो मैं बोलूँ उसको 25 लाख रुपए आया पीजीबीपी से, और स्पेसिफाइड बिजनेस से उसको आया 35 लाख, 20 लाख। इस 20 लाख पर तो उसको क्या मिल गया? 100% डिडक्शन मिला। उसकी इनकम कितनी निकल के आई? सिर्फ 25 लाख। तुम 25 लाख पे टैक्स निकाल सकते हो क्या? पहले 2.5 लाख तक नहीं, फिर अगले 2.5 लाख पर 5%, फिर अगले 5 लाख पर
20% और फिर अगले 15 लाख पर 30%। पक्की बात है सर? फिर ठीक सर। और यहाँ जो तुम्हें लगेगा वो है एम्प्ट से कैलकुलेशन करोगे तुम बोलोगे 45 लाख। 45 लाख पर लगेगा 15%। तो वैसे तो इनकम ये ज़्यादा हुई ये कम हुई तो अपने को मिनिमम एम्प्ट के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना पड़ेगा इन केस ऑफ इंडिविजुअल, क्योंकि अगर इनकम आपकी 20 लाख रुपए से ज़्यादा होती है, अगर आपकी टोटल इनकम 20 लाख रुपए से ज़्यादा होती है तो आपको क्या लगता है? एम्प्ट लगता है। मैंने आपको ये बताया है। अब एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10वां HUF वाला क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है इसमें? क्वेश्चन है 14 का क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन करते, ये बोलता है इलस्ट्रेशन नंबर 10, सिंपल सा है ये 10। ये बोलता है कि मिस्टर जो राम है जिनकी एज 56 है, इस करता ऑफ हिज HUF, वो क्या है? करता है HUF के। द HUF कंसिस्ट ऑफ हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ एंड 2 सन्स, मिस्टर सी जिनकी एज 28 है और माइनर जो है वो उनकी एज 16 है। द HUF इज असेस्ड टू इनकम टैक्स एंड हैज हैड बिजनेस इनकम फ्रॉम द ईयर 2010-11 ऑनवर्ड्स। अब ये बोलता है कि सर एक HUF है, तो यहाँ पर देखना इलस्ट्रेशन नंबर 10 जो है वो बोलता है मिस्टर राम जिनकी एज जो है वो 56 है। अब राम के जो है वो क्या ना 2 बच्चे हैं, उनकी वाइफ और उनके 2 बच्चे हैं। तो उनकी वाइफ और उनके 2 बच्चे हैं। क्या बोला? उनकी वाइफ और उनके 2 बच्चे। एक बच्चा उनका 28 साल का है और एक बच्चा अभी 16 साल का ही है। ठीक है, मतलब एक माइनर है और एक बड़ा हो गया, मेजर है। HUF is assessed the tax income and has business income from the 10-11 onwards. The business income of HUF for the year end 31/3/2022। तो ये बोलता है कि सर 31/3/2022 की जो इसकी इनकम है वो 5 लाख है। ठीक है, मतलब मैंने कमाई करी है। मिस्टर राम इज एम्प्लॉयड इन अ प्राइवेट कंपनी। तो ये बोलता है कि भाई साहब जो बिजनेस इनकम ऑफ HUF फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2022 5 लाख है। मिस्टर राम जो है वो एम्प्लॉयड इन अ प्राइवेट कंपनी एंड ही सैलरी जो है इनकम फ्रॉम द सेम पीरियड इज 6,10,000। मैं बताऊँ वो 6,10,000 रुपये तो उसके हाथ में टैक्सेबल होंगे और HUF की इनकम HUF को टैक्सेबल होती है। यू आर रिक्वेस्टेड टू आंसर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन। अगर मिस्टर सी जो है उन्हें वो गिव देते हैं कैश गिफ्ट ऑफ 1 लाख टू द HUF ऑफ मिस्टर राम, यानी कि मिस्टर सी गिव कैश गिफ्ट ऑफ 1 लाख टू द HUF ऑफ मिस्टर राम की HUF को गिफ्ट देते हैं। व्हाट वुड हैव बी अ टोटल इनकम ऑफ HUF? तो मैं बोलूँ HUF वैसे भी 5 लाख कमा रहा है, 1 लाख रुपए का उसका गिफ्ट और ऐड हो गया। ठीक है, द HUF हैज़ 1 हाउस प्रॉपर्टी फेचिंग रेंट ऑफ 10,000 पर मंथ। 10,000 रुपये पर मंथ उसको रेंट आता है। एंड सम मूवेबल असेट्स, देयर इज अ प्रपोजल टू मेक अ पार्शियल पोर्शन ऑफ HUF बाय अलॉटिंग द हाउस प्रॉपर्टी टू मिस्टर सी। इज इट एडवाइजेबल टू डू अ पार्शियल पोर्शंस? ये बोलता है पार्टीशंस। Mr. HUF has a 1 house property fetching rent 10,000 per month and some movable assets. There is a problem to make a partial partition of HUF by allotting the house property to Mr. C. It is advisable to do a partitions। तो ये बोलता है कि क्या पार्टीशन करना अलाउड होता है क्या? तो ये बोलता है जो पार्टीशन होता है
partial partition is not recognized, and HUF which has been hereto assessed to taxes shall continue to be liable to be assessed as if no such partial partition has taken place. The rent income in this case would continue to be assessed in the hands of the HUF even after partial partitions. Therefore, it is not advisable to do a partial partitions. तो ये कहता है कि अगर एक HUF जो है वो पार्शियल पार्टीशन कर देता है, जैसे मिस्टर सी को भी उस प्रॉपर्टी में हिस्सा दे दिया जो HUF की प्रॉपर्टी है, तो क्या मिस्टर सी जो रेंट ले जा रहा है वो मिस्टर सी के हाथ में टैक्सेबल करे, HUF के हाथ में ना करे? ऐसा नहीं होता है। पूरा का पूरा इनकम जो होता है वो HUF के हाथ में टैक्सेबल होता है। तो 10,000 इंटू 12 करोगे तो 1,20,000 इसी के हाथ में आने वाला है। नेक्स्ट देखो, माइनर डी अर्न 70,000 बाय यूज ऑफ हिज स्पेशल स्किल एंड टैलेंट। सर मैंने क्या मतलब उसने क्या किया, माइनर जो डी है अर्न करता है 70,000 बाय यूज ऑफ हिज स्पेशल स्किल एंड टैलेंट। हाउ वुड हिज इनकम बी टैक्सेस? तो ये बोलता है कि जो माइनर है डी, वो अर्न करता है 70,000 बाय यूज ऑफ हिज स्पेशल स्किल एंड टैलेंट। तो माइनर की जो इनकम होती है वो तो इंडिविजुअल के हाथ में टैक्सेबल होगी। हाउ डिड यू इज इनकम इज टैक्सेबल? तो उसके पिताजी के हाथ में टैक्सेबल करेंगे। अ कार ओन पर्सनली बाय मिस्टर राम वॉज ब्लेंडेड with HUF. ये blended with HUF during the year it was leased out for a monthly rent 10,000 from 1/10/2021. How would the income? ये बोलता है कि भाई हमने वो कार तो अपने पर्सनल के लिए खरीदी लेकिन हमने उसे ब्लेंडेड कर दी विथ HUF के साथ, और यहाँ पर वो HUF जो है वो रेंट अर्न करता है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे 10,000 इंटू 6 महीने का रेंट जो होता है वो क्या करेंगे, where the member of HUF blend its self-occupied property for in adequate consideration with the HUF. ये बोलता है कि अगर मेंबर ऑफ HUF क्या करता है, ब्लेंड करता है सेल्फ एक्वायरिंग प्रॉपर्टी फॉर इनएडिकेट कंसिडरेशन विद द HUF, इनकम डिराइव देयरफॉर इज डीम्ड टू अराइज एंड ट्रांसफर मेंबर एंड नॉट टू द HUF। इन द केस राम इज ब्लेंडेड his personal income with the HUF. तो ये बोलता है since there is no consideration in case of blending, the income from car compute in the prescribed manner which can be as per the presumptive provisions and lease rental of 60,000, 10,000 into 6 less depreciation would be deemed income of Mr. Ram. तो यहाँ पर ऐसा करने की कोशिश कर रहा है कि मिस्टर राम की पर्सनल प्रॉपर्टी से जो पैसा अर्न कर रहा है वो HUF को ट्रांसफर कर रहा है ताकि वो टैक्स सेव कर सके। ये ब्लेंडेड जो होगा वो अंधापन नहीं चलेगा। इन्होंने बोला है कि वो इनकम जो होगी वो राम के हाथों में ही टैक्सेबल होगी। तो मैंने आपको बताया कि भाई साहब HUF के हाथ में जो इनकम टैक्सेबल होती है वो कितनी होगी। गिफ्ट जो होता है कैश गिफ्ट 1 लाख टू मिस्टर सी राम्स मेजर सन ऑफ HUF। उसने क्या किया, सी इसका बड़ा बेटा है, बड़े बेटे ने गिफ्ट दिया